Hello friends. God. I think the problem is resolved. So, hello friends. This one is the Altman Z score. I am also the CA final student. From checking reference of this video, I am trying to understand that what is Altman Z score. I am neither the student of Sankalp Kasta sir or nor any YouTuber. I am just mere a student who is trying to recall the concept of Altman Z score with the help of Sankalp Kasta sir. So hereby we are recording the same one that is with the prime object that so हमारा ये concept clear हो जाए the same. तो here is Altman Z score जो है वो ICS study material में that is chapter number 8 study material का page number 8.34 है. Alright, so here we are trying to recall that particular concept and I am playing the video so that simultaneously we recall the same. साथ ही साथ मेरी monitoring भी होती रहे. Alright, so I am playing the video as well. के हिसाब से आता है, बट बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जिनसे मेरी बात हुई है ऑल्टमैन जी स्कोर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है. प्लस ये ऑल्टमैन जी स्कोर आपको कहीं पे भी मिलेगा नहीं, कोई रिवीजन लेक्चर्स में नहीं मिलेगा आपको और कहीं पे भी दिखेगा नहीं, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय आईसीएआई इन देयर मॉड्यूल. सो आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं गाइस. बट उसके पहले प्लीज इंश्योर दैट आप लोग ने वीडियो को लाइक कर दिया है, बिकॉज 10 मार्क दिलवा रहा हूं यार आपको. चांसेस है, देखो मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरी बात रेगुलरली होती रहती है, बिकॉज अभी काफी सारे लोग एससीपीएम का एग्जाम दे रहे हैं एंड उनसे मैं जो भी एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूं बहुत तुम लोगों को मैं भी देने वाला हूं. तुम लोग कमेंट में मुझे बता सकते हो कि तुम लोग को कौन सा कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए, तो आई डेफिनेटली वर्क हार्ड ऑन इट. ऑल्टमैन जी स्कोर काफी सारे स्टूडेंट्स ने बोला नया भी है, अनयूजुअल है, तो इसके लिए इसके ऊपर वीडियो बनाना बनता था एंड दैट इज द रीजन आई एम मेकिंग इट. सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज और वो बेल आइकन दबा देना सो दैट आपको इंटीमेशन आता रहे कोई भी मैं नई चीज डाल रहा हूं, एंड डू लाइक द वीडियो सो दैट इट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर टू गेट सिमिलर काइंड ऑफ वीडियो. चलो स्टार्ट करते हैं. ऑन दैट नोट, ऑल्टमैन जी स्कोर आप लोग के पास अगर ऑप्टिमाइज है देन इन दैट केस वेल एंड गुड, बिकॉज ऑप्टिमाइज में ये पेज 8.24 ओपन कर लो जो कॉन्सेप्ट बुक की है एंड लेट्स स्टार्ट. ठीक है, जिसके पास नहीं है मैं यूट्यूब अपना टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो कमेंट है वहां पे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रहा हूं, प्लीज कमेंट वो ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल एंड वहां पे मैं तुम लोगों को ये जो मैं भी चीज करवा रहा हूं उसका पीडीएफ डाल देता हूं. फिलहाल मैं अभी ऑल्टमैन जी स्कोर का कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं, ऑल्टमैन जी स्कोर का एक क्वेश्चन करवा रहा हूं. एंड तक सुनना बिकॉज क्वेश्चन होने के बाद भी एमसीक्यू टाइप वो लोग कैसा क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो भी मैं तुम लोग को बताऊंगा. सो स्टे ट्यून्ड एंड एनीथिंग एल्स लेट मी नो इन द कमेंट्स. चलो ऑन दैट नोट लेट अस स्टार्ट विद ऑल्टमैन जी स्कोर. ऑल्टमैन जेड स्कोर, पता है आपको ऑल्टमैन जेड स्कोर क्या बोलता है? ऑल्टमैन जेड स्कोर बोलता है कि भाई देखो मेरा जो फॉर्मूला है, उसने एक फॉर्मूला दिया, क्लासिक फॉर्मूला दिया. उसने बोला कि अगर मेरा ये फॉर्मूला को तुम लोग ने यूज किया और उस फॉर्मूला को यूज करके तुम्हारे को एक नंबर आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे जेड स्कोर, क्यू जेड ऑल्टमैन जी. इसको ना प्यार से जी स्कोर बोलते हैं अमेरिका में, क्योंकि वहां पे ये सबसे ज्यादा यूज होता है. तो उसने अपना बहुत ज्यादा फाइनेंशियल दिमाग लगाया, उसने देखा अराउंड 33 कंपनीज को जो बैंकरप्ट हो गई है. उसने टोटल 66 कंपनीज को एनालाइज किया. 66 में से उसने देखा कि 33 कंपनीज जो बैंकरप्ट हो गई है उन लोग में कुछ चीजें उसको कॉमन लगी, जैसे उनके कुछ फाइनेंशियल रेशियोज, जैसे उनके लिक्विडिटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी रेशियो, उनका जो डेट इक्विटी रेशियो था वो सब बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं यू कैन से क्वेश्चन मार्क में था, हिला हुआ था बहुत ज्यादा. प्रोडक्टिविटी रेशियो, सो उसने देखा कि यार ये 33 कंपनीज का जो रेशियो है ये कौन से वाले रेशियोज कितना वर्कड आउट है, उसके बेसिस पे उसने एक पूरा इक्वेशन बनाया और उस इक्वेशन में बोला कि बॉस अगर आपका जेड स्कोर 1.81 से नीचे आया मतलब सॉरी बॉस बट आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है दैट आपकी कंपनी डिस्ट्रेस में है. कंपनीज विद द जेड स्कोर बिलो 1.81 आर इन डेंजर एंड पॉसिबिलिटी हेडिंग टुवर्ड्स बैंकरप्सी, गेम ओवर. दूसरा उसने बोला कि अगर आपका जेड स्कोर 1.81 से लेकर 2.99 पे आता है तो फिर इन्वेस्टिगेट करो दया, कुछ गड़बड़ है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपकी कंपनी बंद हो जाए, बट अभी भी टाइम है आपके पास. ठीक है, बट अगर आपका कंपनी 2.99 से ज्यादा है देन इन दैट केस आप सेफ है, आप अगले राउंड में जा सकते हैं. तो ऐसे एवरी कंपनी यूज्ड अल्टीमेट जेड स्कोर टू इवैल्यूएट इटसेल्फ और देखने लगी कि अपना जेड स्कोर क्या आ रहा है. जेड स्कोर उसने क्या बेसिस पे बनाया था? देखो, कंपनीज विद स्कोर मोर देन 2.99 आर फाइनेंशियली साउंड. द ओरिजिनल
data sample used by Altman consisted 66 firms, half of which had already filed for bankruptcy. All businesses in the database were manufacturer with the asset base, बड़ी कंपनीज का उसने किया था, of $1 million. 1 million का मतलब होता है 10 लाख dollar or above. Altman found that the ratio profile for bankrupt group fell at minus 0.25 average and for the non-bankrupt group plus 4.48. तो उसने बोला भाई 2.99 के ऊपर है तो आप एकदम सेफ हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मालूम है अपन लोग कभी ब्लड टेस्ट कराने को गए तुम लोग, ठीक है? सो जब ब्लड टेस्ट कराने को जाओगे ना तो एक रेंज आता है कि अगर आप 2 to 3 के बीच में आपका आयरन है देन इन दैट केस इट इज गुड। तो आपका 2.5 आया, अच्छी बात है। अगर आपका 2 आया तो आप बॉर्डर लाइन पे हो, ऐसा बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे 66 फर्म्स में से 33 फर्म्स जो बैंकरप्ट हुई उनका ऑल्टमैन जी स्कोर आया माइनस 0.25। वो तो एकदम ही खराब था, तो वो तो बैंकरप्ट हो ही गई। बट उसने बोला कि अगर लेस देन 1.81 है तो आप ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी के ऊपर हो। अगर आप ग्रे लेवल पे हो देन इन दैट केस आप संभाल लो अपने आप को। तो मैं कंपनी का नाम लेना चाहता हूं जो जिसको ये यूज कर लेना चाहिए था। एनी आइडिया? एक एडटेक कंपनी जो आज से कुछ महीनों पहले $20 बिलियन का वैल्यूएशन था, आज इट इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फाइलिंग इज बैंकरप्सी, करेक्ट? बायजूस। सो बायजूस को अगर उसने ऑल्टमैन जी स्कोर अपना टेस्ट किया होता देन इन दैट केस उसको पहले ही पता चल गया होता यार बायजूस शुड हैव अप्रोच मी, व्हाई डिडंट यू अप्रोच मी बायजू। तो मैं आपको बता देता भाई, आप डिस्ट्रेस जोन में हो, प्लीज संभल जाइए। या जब कोविड था ना तब बायजू था सेफ जोन में, फिर वहां से कब वो ग्रे जोन में गया, कब डिस्ट्रेस जोन में गया, ध्यान रखना पड़ेगा ना। आज की तारीख में और एक कंपनी है, एक फिनटेक कंपनी है जो कमेंट करके बताओ कि क्या जो इस ग्रे टू डिस्ट्रेस जोन में आ सकती है अगर उसका एनालिसिस करे तो। बट अगर विजय शेखर शर्मा मुझे बोलेंगे तो यस, पेटीएम। 2,000 रुपए में पेटीएम ने अपना शेयर लिस्ट किया था, आज 400-500 रुपए भी नहीं है। तो ऑब्वियसली 75% डिक्रीज इन वैल्यू इज ह्यूज। सो आपको भी टेस्ट करवाना चाहिए पेटीएम। एनीवेज हम देखेंगे आपका जी स्कोर क्या आ रहा है। अब जी स्कोर से क्या पता चलता है मुझे पता चलता है कंपनी का, ये देखो ये आपको कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि उसका वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट्स का क्या सीन है, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी परफॉर्मेंस कैसा है। टोटल एसेट्स के सामने आपके पास वर्किंग कैपिटल कितना है, उसके लिए उसने अपने एनालिसिस के बेसिस पे, वो एनालिसिस के अपन बहुत ज्यादा इंडेप्थ नहीं जा रहे, बट उसके लिए उसने कोएफिशिएंट दिया 1.2। फिर बाद में उसने बोला कि रिटेन अर्निंग्स मतलब आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी कितना है आपकी कंपनी का, उसको उसने कोएफिशिएंट दिया 1.4। तो ऐसे 1. ये अगर हम इसको स्टडी मटेरियल से पढ़े द सेम, तो ये वाला पार्ट एज इट इज आपको मिल जाएगा, एज इट इज मिल जाएगा इन द सेंस यानी कि 2x1 प्लस 1.4x2 प्लस 3.3x3 जो उसके हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स शुड बी वेरी वेरी हाई अकॉर्डिंग टू हिम। तो उसको उसने 3.3 का फिक्स्ड कोएफिशिएंट दिया। तो कोई भी कंपनी का आपको इवैल्यूएट करना है, ऑल्टमैन जेड्स को निकालना है तो 1.2 वही रहेगा। x1 हर एक कंपनी का चेंज होते जाएगा, वो देखेंगे वही उस कंपनी का वर्किंग कैपिटल कितना है अपॉन टोटल एसेट्स कितना है। x2 देखेंगे उसका रिटेन अर्निंग्स कितना है अपॉन टोटल एसेट्स कितना है। तो इसी के लिए यहाँ पे अपने पास है एक एग्जांपल, और इस एग्जांपल को अपन लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम में भी इंस्टीट्यूट कई बार यही एग्जांपल के ऊपर क्वेश्चन पूछता है एंड वी हैव टू गिव देम द आंसर, राइट? सो एग्जाम में ये आप लोगों को ये दिख रहा है, इधर ये जोन के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा और एक प्रॉपर टिपिकल क्वेश्चन मतलब एक केस स्टडी के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। थर्ड उसका एनालिसिस था रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एफिशिएंसी व्हिच आई टोल्ड यू इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स। नेक्स्ट फिर बाद में इन लाइन आ गया मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन टोटल लायबिलिटीज, जो बताता है कि भाई अपना ओवरऑल लायबिलिटीज के सामने कितना इक्विटी है। तो डेट के बारे में थोड़ा आइडिया जाता है इस हफ्ते को। एंड द लास्ट इज टोटल सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, जिससे प्रोडक्टिविटी के बारे में पता चलता है कि भाई एसेट से कितने मैं सेल्स जनरेट कर पा रहा हूं। 1.2 1.4 3.3 0.6 and 1.0 are predefined weights, are predefined coefficients, ठीक है? तो वो ध्यान में रखना। नाउ ऑल्टमैन जी स्कोर, अब एक बार पढ़ो, ध्यान देंगे आप लोग सब लोग, ऑप्टिमाइज्ड ओपन कर लेंगे, राइट? चलो लेट्स फोकस। In 1968, Edward Altman suggested Z-score model। अब ये इनका फर्स्ट नहीं था, इसके पहले एक पर्सन था मिस्टर आर ए फिशर, इन्होंने सिमिलर लाइंस के ऊपर काम चालू किया था। कैसे? यहाँ पे आप लोग के मल्टीपल रेशियोज को आप टेस्ट कर रहे हो एक ही इक्वेशन में एंड यू आर गेटिंग अ जेड स्कोर। वैसे ही आर ए फिशर ने भी कुछ रेशियोज निकाले थे, बट वो मल्टीपल रेशियोज नहीं थे, वो इंडिविजुअल रेशियोज के बेसिस पे डिटरमाइन करना था। उन्होंने अल्टमैन ने ये सारे आर ए फिशर के रेशियोज को और अपना ऑब्वियसली खुद का एनालिसिस के बेसिस पे एक और अच्छा प्रॉपर रेशियो का वर्किंग बनाया, एंड दैट इज व्हाट ही गेव टू द वर्ल्ड टू डिटरमाइन कि बॉस अपने को वेदर वी आर ऑन द वर्ड्स ऑफ बैंक्रप्सी और नॉट।
Edward Altman suggested the Z-score model to predict the probability that a firm will go into bankruptcy within the next 2 years. When he was an assistant professor at New York University of Finance. It is worth noting that Altman's Z-score is a customized version of discriminant analysis technique by R.A. Fisher. Meaning the Z-score model is capable of considering multiple factors at one point of time for analysis. तो आर ए फिशर का ये एक ड्रॉबैक था, उसने इंडिविजुअल रेशियोज के ऊपर फोकस किया, उसको और बेटर किया जी ने, अल्टमैन जी स्कोर ने, एंड दे कंसीडर्ड अल्टमैन कंसीडर्ड मल्टीपल फैक्टर्स एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम फॉर एनालिसिस. This feature makes Altman Z score a sophisticated model that combines 5 key ratios into a single discriminatory score called as a Z score. 5 scores को combine करके एक equation which gave us the final answer. Z score is generated by calculating 5 key ratios multiplied by its predetermined allocated weight or coefficients added together to reach a single discriminate score. और ये जो Z score है तो Z स्कोर की इक्वेशन क्या इस है? टेबल के साथ फिर मैं कंपेयर करूंगा एंड देन आई विल टेक माय डिसीजन दैट व्हाट एग्जैक्टली इज माय स्टेटस. क्लैरिफाई कर दिया इसलिए देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ एन आइडियल स्कोर. द कंप्यूटेड Z score indicates the likelihood of failure as per the table. 2.99 से ज्यादा है, खुश रहो, यू आर सेफ, बस एज सिंपल एज दैट. मैं बोल रहा हूं पेटीएम का ये अपने को Z score निकाल के देना चाहिए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम. बाइजूस ने निकाला होता पहले से ही तो इट वुड हैव बीन हेल्पफुल टू. एनीवेज, समझ में आया जब तक अपने को कि क्या इंटेंट है Z score का. अब एक एग्जांपल के थ्रू क्यों ना ये Z score को समझ लिया जाए एंड सॉल्व कर लिया जाए, सो दैट इफ इट कम्स इन द एग्जामिनेशन वी आर सेफ एंड सिक्योर. चलो लेट्स स्टार्ट. So let's begin. Numerical application of Altman Z-score model. Sigma Cast and Pig Molder (SCPM) Limited has been in the business of molding cast and pig irons for more than a decade. SCPM is listed on the National Stock Exchange and market value of equity is 7,000. अभी तक जो सर ने पढ़ाया वो आपको मिलेगा 8.34 पेज नंबर पे. वहाँ पे ऑल्टमैन जेड स्कोर की थ्योरी दे रखी है. थ्योरी में जो सर ने ऑलरेडी बताया वही सारा दे रखा है. उसके बाद जेड स्कोर की इक्वेशन दे रखी है. इक्वेशन के बाद एक टेबल दे रखी है. वो सारा भी मैं अभी आपको स्टडी मटेरियल से बताती हूँ. उसके बाद एक नॉर्मल डेटा दे रखा है 66 फॉर्म का जो सर ने बताया, वो सारी चीजें दे रखी है. उसके बाद एक एग्जाम्पल दे रखा है न्यूमेरिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑल्टमैन जेड स्कोर सिग्मा. और ये जो न्यूमेरिकल है ये एज इट इज हमें स्टडी मटेरियल में दे रखा है. एक ही न्यूमेरिकल दे रखा है, उसको सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम उस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे. एक बार इस पूरे को देख लेते हैं सर के साथ साथ. ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये वाला पार्ट है. उसके बाद वेवर यूनिवेरिएट मॉडल है. तो मतलब ऑल्टमैन जेड स्कोर इतना ही है हमारी मॉड्यूल में भी. उसके बाद एक और कोई मतलब एक और दूसरा कुछ दे रखा है, दूसरा मॉडल और उससे रिलेटेड टेबल दे रखी है. एंड बस इतना ही दे रखा है हमारे मॉड्यूल में. तो हम एक काम करते हैं कि इसको भी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर लेते हैं. उसके बाद हम स्टडी मटेरियल से सारी चीज़ों को गो थ्रू कर देंगे. ऑलराइट, तो मैं इसको दोबारा से प्ले कर रही हूँ. दिस सी crores. क्या मेरे को मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की जरूरत जो मैं है कम कर दी थी. पड़ती है यहाँ पे. आंसर इज यस सर. X4 में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए. तो ऐसे है ना, आपने को एक एक चीज आइडेंटिफाई करके लिखते जाना है. आओ मैं तुम लोग को है ना एक बार एक एक यहाँ पे लिखवा देता हूँ एज अ सम, सो इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल टू यू. सो अपन लोग कर रहे हैं ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑल्टमैन जी स्कोर. ठीक है, ये आपको मिलेगा कहाँ पे भाई, हाँ 8.25 थ्योरी वाली बुक में. याद रखना कॉन्सेप्ट वाली जो बुक है उसमें ये क्वेश्चन है आपका पेज 8.25 के ऊपर. लेट्स स्टार्ट. ठीक है, फॉर्मूला अपने को पता है, सो लेट्स राइट ऑन द फॉर्मूला. सर फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा क्या? 101% यस है, कोई डाउट ही नहीं है, सीधी सी बात है, राइट. सो व्हाट इज योर जी स्कोर, वो मैं इधर लिख देता हूं. तो योर जी स्कोर इज गोइंग टू बी 1.2 x1. जब ये आ जाएगा तो इधर लिख देंगे प्लस 1.4 x2 प्लस 3.3 x3 प्लस 0.6 x4
and plus 1.0x5. So जैसे जैसे ये numbers आते जाएंगे we will write here finally we will get what is our z score. ठीक है, तो सबसे पहला इधर मैंने देखा है वो लोग ने लिखा है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, जो मैं यूज करने वाला हूं आगे. सो इधर लिख देता हूं मैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. कितना दिया है? एंड इट इज गिवन एज सर 7,000 crores. इट इज गिवन एज 7,000 crores. डन सर. नेक्स्ट, अब मैं क्रोर्स नहीं लिख रहा हूं बिकॉज इट इज अज्यूम्ड कि वो सब चीज क्रोर्स में ही है. रुपीज इन करोड़. सेम क्वेश्चन आपको स्टडी मटेरियल में मिलेगा ऑन पेज नंबर 8.35. ये मॉड्यूल 2 है. दिस वन इज द मॉड्यूल 2 ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल. अगर सपोज किसी के पास सर का मटेरियल नहीं भी हो तो वी कैन प्रिपेयर द सेम फ्रॉम नेक्स्ट, मटेरियल. क्या टोटल एसेट्स आर वर्थ रुपीज 3,500 crores. क्या टोटल एसेट्स मुझे चाहिए? यस सर, राइट डाउन टोटल एसेट्स. प्लीज बुक और पेन लेकर बैठे हो तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए, बाकी आपकी इच्छा. नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, सॉरी, व्हाइल दे हैव अ वर्किंग कैपिटल ऑफ 4,200 crores. तो पहले सबसे पहले ना आपको ये सारी चीजें लिख लेनी है, बाद में इसको अप्लाई करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं. बट फर्स्ट थिंग इज वी शुड राइट इट डाउन. नेक्स्ट, SCMP has a earning before interest and tax of 6,500 crores. क्या अपने को ये चाहिए? The answer is yes. Earning before interest and tax 6,500 crores, which is enough to employ more staff and install capacity. More SCPM is enjoying revenue streams with a top line total sale of 8,300 crores. So यहाँ पे we will write down total sales of 8,300 crores. But with a recent loan taken to facilitate automation, investors are skeptical about the sustainability and hence want to know how it is doing. Okay, their liabilities stand at 5,000 crores. Do we need the liability? Yes, sir. Yes. So liabilities is standing at 5,000 crores. Then we have given while retained earning amount to 800 crores. So retained earnings भी अपने को चाहिए. So retained earnings is 800 crore. Done, sir. अब आगे क्या बोला है देखते हैं. To put an end to haze among shareholders and fund providers regarding possibility of bankruptcy, जो अभी पेटीएम के साथ चल रहा है, तो ये लोग क्या बोलते हैं, आप ऑल्टमैन जेड्स को निकाल लो और देख लो हमारा क्या पोजीशन है. हमने बोला ठीक है, तो हम लोग ने पहले ये फॉर्मूला लिख लिया. अब इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग यूज करते जाएंगे. X1 क्या बोलता है? अब हमें यहाँ पे पर्टिकुलर पूरा फॉर्मूला आना चाहिए. अगर हमें फॉर्मूला सही से नहीं पता होगा तो वी कुडंट एबल टू सॉल्व द सेम. तो यहाँ पे जो x1 का क्या मतलब है, x2 का क्या मतलब है, x3 का क्या मतलब है, x4 का मतलब क्या है, x5 का मतलब क्या है, पहले हम इसको अपने लेवल पे सॉल्व करते हैं. अगर हमारा आंसर आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो हम सर का वीडियो फर्दर देख लेंगे. तो हियर बाय यहाँ पे हमें मॉड्यूल में सब दे रखा है. मैं खुद भी मॉड्यूल से देख रही हूँ. मेरे पास कोई सर का मटेरियल नहीं है और कहाँ है आई डोंट नो. द सेम मॉड्यूल में एक ही क्वेश्चन है सो दैट हम उसको कवर कर लें. हियर बाय द पार्ट इज x1 में आता है हमारा वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय टोटल एसेट. ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, इसमें जो लिखा है उसको रीड कर रही हूँ. z स्कोर इज इक्वल्स टू 1.2 x1 प्लस 1.4 x4, सॉरी z, और वी कैन से द z स्कोर. इसको रीड एज अ z स्कोर किया जा रहा है तो z स्कोर बोल देती हूँ करेंटली तो मैं से. तो इज इक्वल्स टू 1.2 x1 प्लस 1.4 x2 plus 3.3 x3 plus 0.6 x4 plus 1.0 x5. क्या हुआ? तो ये सारा आ जाएगा. तो x1 कैसे कंप्यूट करेंगे? x1 इज इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय क्या हुआ? अरे यार मम्मा, मेरे को अपने हिसाब से टेबल लानी है, हर कुछ नहीं लाना. ये टेबल लाएंगे तो है ना, ये इसके हिसाब से लाएंगे. मेरे को मेरे कौन सा हिसाब? 50,000 की है. So in this one we need to compute, first of all we need to know this thing as well कि z score is nothing but 1.2 x1 plus 1.4 x2 plus 3.3 x3 plus 0.6 x4 plus
1.0, this is nothing but 1x5. तो can we repeat the same so that हमें learn हो जाए. तो z score is can we recite the same together. Z score is 1.2x1 plus 1.4x2 plus 3.3x3 plus 0.6x4 plus 1.0x5. तो 0.0 का तो कोई मतलब नहीं है, x5 तो हमें थोड़ा बहुत तो लर्न हुआ है. ऑलराइट, तो उधर मैंने देखा नहीं था, तो हियर बाय द केसेस हम फिर से उसे रिपीट करते हैं. तो z स्कोर इज 1.2x1 plus 1.4x2 plus 3.3x3 plus देन फोर्थ में क्या आता है, फोर्थ का पता नहीं. फिफ्थ में तो 1.0x5 आता है, फोर्थ में है 0.6x4. ओके, नाउ यहाँ पे हमें x1 की वैल्यू क्या होती है. x1 इज इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय टोटल एसेट. वर्किंग कैपिटल x1 मतलब होता है, x1 इज वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय टोटल एसेट, यानी कि वर्किंग कैपिटल और टोटल एसेट के बीच का रिलेशनशिप बता रखा है हमें x1 में. तो हम यहाँ साथ के साथ कर लेते हैं. वर्किंग कैपिटल कितनी है 4200 डिवाइड बाय टोटल एसेट. टोटल एसेट हमें बता रखा है, यस टोटल एसेट भी बता रखा है 3500. टोटल एसेट हमें बता रखा है 3500, वर्किंग कैपिटल हमें बता रखा है 4200. तो 4200 डिवाइड बाय 4200 डिवाइड बाय 3500, इट इज नथिंग बट 1.2. और हम पुट कर देंगे उसके अंदर x1 के अंदर, यानी कि 1.2. x1 कितना आ रहा है हमारा, x1 आ रहा है 1.2. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 1.2, इट विल बी 1.44. उसके बाद हमारा आएगा 1.4 मल्टीप्लाई x2. x2 का मतलब क्या है यहाँ पे, x2 का मतलब है यहाँ पे दैट द सेम इज x2 है रिटेन अर्निंग डिवाइड बाय टोटल असेट्स. अगेन इसको डिवाइड कर रखा है टोटल असेट से, अगेन इसको डिवाइड कर रखा है टोटल एसेट से. x2 में क्या किया इन्होंने, रिटेन अर्निंग डिवाइड बाय टोटल एसेट से डिवाइड किया. रिटेन अर्निंग क्या हमें क्वेश्चन में दी है, यस 800 दी है. टोटल एसेट हमें दी है, यस अभी तो यूज किया था 3500. तो ये आ जाएगा 800 डिवाइड बाय 3500. तो ये आ रहा है हमारा आंसर 0.22857 आ रहा है. तो मैं इसको एक काम करती हूँ 0.2285 ले लेती हूँ, 0.2285 ले लेती हूँ, इसको मल्टीप्लाई करूंगी 1.4 से. तो इसका आंसर आ जाएगा 0.320 कर देती हूँ, क्योंकि 0.3199999 आ रहा है, तो 0.320 कर दिया हमने इसको. उसके बाद आता है हमारा 3.3 मल्टीप्लाई x3. x3 में आ रहा है ईबीआईटी डिवाइड बाय अगेन टोटल एसेट. मतलब नीचे तो एक बार फर्स्ट तीनों में तो टोटल एसेट ही चल रहे थे, हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सबसे पहले हमने लिया था क्या, सबसे पहले हमने वर्किंग कैपिटल टोटल एसेट का रिलेशन लिया, फिर ईबीआईटी टोटल एसेट का रिलेशन लिया. नहीं सॉरी, सेकंड में हमने रिटेन अर्निंग और टोटल एसेट का रिलेशन में लिया था, और थर्ड वन में हमने ईबीआईटी और टोटल एसेट का ले लिया था. तो ईबीआईटी क्या आ रहा है हमारा, ईबीआईटी आ रहा है 6500 और टोटल एसेट आ रहा है हमारा 3500. तो अगेन हमारा 6500 डिवाइड बाय 3500 आ रहा है, दैट इज 1.85. 1.85 ले लिया हमने, तो 3.3 हो सकता है, थोड़ा राउंडिंग ऑफ का इश्यू आए बिकॉज हम दो पॉइंट में दे रहे हैं. 6.105. अब हमें x4 में क्या लेना है, x4 में हमें लेना है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को हम लाइबिलिटी के कंटेक्स में लेंगे. x4 में हम ले रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय टोटल लाइबिलिटी. मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है 7000 करोड़ डिवाइड बाय टोटल लाइबिलिटी कितनी है 5000. तो 7000 डिवाइड बाय 5000, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे हम 0.6 से. ये आ रहा है, पहले तो ये आ रहा है 0.6 मल्टीप्लाई 1.4, क्योंकि हमने 7000 डिवाइड बाय 5000 किया, तो ये आ रहा है 1.4 मल्टीप्लाई 0.6. तो ये आ गया हमारा 0.84. 0.6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया. उसके बाद x5 में क्या आ रहा है, x5 में आ रहा है सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट. सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट. तो सिर्फ फोर्थ वाले पॉइंट में टोटल लाइबिलिटी आ रहा है, फिफ्थ वाले में अगेन सेल्स और
सेल्स और टोटल एसेट का, ये नहीं कि तो ये तो लास्ट वाला तो बिल्कुल एसेट टर्नओवर रेशियो हो गया, क्योंकि हम क्या करते हैं, टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल एसेट, एसेट टर्नओवर रेशियो में यही फॉर्मूला यूज करते हैं, तो लास्ट वाला तो यही हो गया। तो सेल्स कितनी आ रही है, सेल्स आ रही है हमारी, टोटल सेल्स आ रही है 8300 डिवाइड बाय टोटल एसेट, फिर से वही 3500। तो 8300 डिवाइड बाय 3500, ये आ रहा है हमारा 2.37, 2.37, और इसको किससे कर रहे थे, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं था, तो ये आ गया 2.37। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं एक बार, तो हमारा आ रहा है 1.44 प्लस 0.320 प्लस 6.105 प्लस 0.84 प्लस 2.37, तो हमारा आ रहा है 11.075। ये हमारा आंसर आ रहा है, आई डोंट नो बाकी क्या आ रहा है। 11.075, थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, इधर 97 आ रहा है, 11.097, हमारा आ रहा है 11.075। आई थिंक ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट की वजह से, इधर से भी क्रॉस चेक कर लेती हूँ मैं, तो इन्होंने भी ऑलमोस्ट वही किया है, तो हमने किया था फर्स्ट में 4200 डिवाइड बाई 3500, देन 800 डिवाइड बाई 3500, देन 6500 डिवाइड बाई 3500, देन 7000 डिवाइड बाई 5, एंड 8300 डिवाइड बाई 3500, तो हमारा ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, और थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ रहा है। तो हियर पर हमें कुछ चीजें समझ आ गई है, वो ये है कि जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है। जेड स्कोर में होता है x1 x2, मतलब आगे की डिजिट्स भी मैं बता रही हूँ, बट एक बार के लिए जेड स्कोर में आता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। अब फिर से बोलते हैं, जेड स्कोर कितना आता है, तो 1.2 x1 प्लस 1.4 x2 प्लस 3.3 x3 प्लस 0.4, no no, 0.6 x4 प्लस दैट इज 0.6 x4 प्लस 1 x5, ठीक है। उसके बाद हम इसको इजीली कैसे रिकॉल कर सकते हैं, तो सब में, ऑलमोस्ट सब में डिवाइड में, जो हमारा न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर है, तो जो डिनोमिनेटर है उसमें सब में क्या आता है, नीचे टोटल एसेट आता है, एक्सेप्ट फोर्थ वाले को छोड़ के, क्योंकि फोर्थ वाले में आता है, फोर्थ वाले में क्या आता है, फोर्थ वाले में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय लायबिलिटी आता है, तो फोर्थ वाले का हमें याद हो गया, फोर्थ वाला क्या हो गया, 0.6 मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय टोटल लायबिलिटी, तो फोर्थ वाला तो सॉर्टेड आउट हो गया। फिफ्थ वाले में क्या है, फिफ्थ वाले में एसेट टर्नओवर आता है, तो फिफ्थ वाला होता है 1 मल्टीप्लाई, क्योंकि वो x5 जो है, तो 1 मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं, 1 मल्टीप्लाई, वी कैन से 1 मल्टीप्लाई हमारा कितना टर्नओवर है, हमारा कितना 1 मल्टीप्लाई हमारा कितना टर्नओवर है डिवाइड बाय टोटल एसेट, तो हमारा फोर्थ वाला सॉर्टेड, फिफ्थ वाला सॉर्टेड। अब आता है हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लर्न कर लेते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, सबसे पहले हमने क्या लिया था, सबसे पहले हमने नीचे तो टोटल एसेट से लिया था, और ऊपर क्या लिया था, ऊपर हमने लिया था वर्किंग कैपिटल, तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की थी वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय टोटल एसेट से, उसके बाद फिर हमने लिया रिटेन अर्निंग सेकंड वाले, तो 1.2 मल्टीप्लाई वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय टोटल एसेट, फिर x2 में लिया 1.4 मल्टीप्लाई रिटेन अर्निंग्स डिवाइड बाय टोटल एसेट, फिर 3.3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ईबीआईटी डिवाइड बाय टोटल एसेट, तो हमें पूरा का पूरा जेड स्कोर रिकॉल हो गया इजीली, बहुत ही क्विकली हो गया, और हमारे स्टडी मटेरियल में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, इफ यू फाइंड द क्वेश्चन, तो वो स्टडी मटेरियल में एक ही क्वेश्चन है। अगर हम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में देखें, तो एक टेबल और दे रखी है, वो मैं आपको स्टडी मटेरियल से दिखाती हूँ, 1 सेकेंड, where it is, by the way, here is the pdf, you will find the same thing, that is on पेज नंबर 835 पे आपको मिल जाएगा। ये वाली एक टेबल और दे रखी है हमें बुक में, तो इसमें ये है कि अगर ये जो स्कोर है, जेड स्कोर अगर हमारा 1, करेंटली तो हमारा कितना आ रहा है, 11 पॉइंट के आ रहा है, तो ये तो सही होगा, आई थिंक सो, हमारा जो क्वेश्चन का आ रहा है। तो कंपनी विद जेड स्कोर ऑफ 3 और अबव आर कंसिडर्ड टू बी फाइनेंशियली साउंड, तो वी आर करेंटली फाइनेंशियली साउंड विद अ score of this, SCPM is a firmly in the safe zone and has the investor can comfortably toss away their fear regarding bankruptcy threat over the SCPM। उसके बाद यहाँ पे हमें दे रखा है, अगर लेस देन, अगर हमारा स्कोर लेस देन 1.81 है, तो हम डिस्ट्रेस में है, डिस्ट्रेस में। कंपनी विद जेड स्कोर ऑफ बिलो 1.81 से अगर आपका नीचे जा रहा है, तो हम क्या है, पॉसिबली हेडिंग टुवर्ड्स बैंक्रप्सी में जा रहे हैं, इसका मतलब ये है। अगर हमारा 1.81 से 2.99 तक है, तो हम एक ग्रे सिचुएशन में है। अगर हमारा स्कोर लेस देन 1.81 है, तो हमारी जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस है, हम टेंशन में जा रहे हैं। अगर हमारा 1.81 से लेके 2.99 तक है, तो हम एक ग्रे सिचुएशन में है, कंपनी विद जेड स्कोर 1.81 टू 2.99 नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, और मोर देन 2.99 है, तो वी आर इन अ सेफ सिचुएशन, वी आर विल बी इन अ
वी विल बी इन अ सेफ सिचुएशन। तो हम एक सेफ सिचुएशन में, अगर हमारा स्कोर जो है वो अगर इसके बीच में है, तो वी विल बी इन अ सेफ सिचुएशन में हो जाएंगे। कंपनीज विद स्कोर मोर देन 2.99 आर फाइनेंशियली साउंड। ठीक है, तो ये तो हमने कंप्यूट कर लिया। ये जो हमने ये जो पूरा फॉर्मूला लर्न किया है वो क्या है, फिर से एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। दैट स्कोर इज नथिंग बट 1.2 x1। x1 क्या है, x1 है हमारा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय टोटल एसेट। फिर आता है 1.4 x2। x2 क्या है, x2 है हमारा रिटेन अर्निंग्स डिवाइड बाय टोटल एसेट और 1.4। फिर x3 क्या है, x3 है 3.3 मल्टीप्लाई बाय ईबीआईटी डिवाइड बाय टोटल एसेट। x4 क्या है, x4 इज नथिंग बट 0.6 मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय टोटल लाइबिलिटी। और x5 क्या है, नथिंग बट द एसेट टर्नओवर रेशियो 1 मल्टीप्लाई एसेट टर्नओवर इज नथिंग बट द टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल एसेट। तो हमारा पूरा z स्कोर हो गया है। इससे पहले ये जो थ्योरी है, थ्योरी में ये है कि पहले जो है वो आया था, आर ए फिशर लाए थे 1936 में, और फर्दर वो सिंगल पॉइंट पे डिस्कस किया था। उसके बाद उसको मॉडिफाई करके जो भी किया है मल्टीपल फैक्टर में, कौन लाया है, वो लाया है ऑल्टमैन जेड स्कोर, ऑल्टमैन लेके आया है। उसके अलावा एक और ये लाइन दे रखी है कि देर आर मतलब 66 फर्म है, द ओरिजिनल डेटा सैंपल बाय ऑल्टमैन कंसिस्टेड ऑफ 66 फर्म का, द हाफ ऑफ विच हैज ऑलरेडी फिल्ड बैंक्रप्सी and the business, and this million and Altman find the ratio minus 0.25 average, and for the non-bank group is 4.48। okay, ये न्यूमेरिकल एग्जांपल हमें स्टडी मटेरियल का जो सर ने वीडियो में करा है वो सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट एक ही न्यूमेरिकल है जो कि स्टडी मटेरियल में है और जो सर ने भी करा है। ठीक है, ये सारा हमने रीड कर लिया है, हमारा इससे फर्दर आंसर भी आ गया है। उसके अलावा इसमें तो और कुछ है नहीं। आप सर क्या बोल रहे हैं उसको भी सुन लेते हैं। सर जो भी बोल रहे हैं हम फर्दर उसको कंसिडर करके एक बार हो सकता है तो स्पीड में ट्राई मार लेते हैं, जिसको सुन लेते हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत लंबा चला गया। सर की वीडियो से भी ज़्यादा लंबी तो मेरी वीडियो आ रही है। तो आज फटाफट देखते हैं। x1 बोलता है वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट्स। इधर का इधर अपन लोग लिखेंगे वर्किंग थोड़ा कैपिटल स्पीड शॉर्ट में में चलाना अपॉन टोटल बिकॉज ये आप एसेट्स। ऑलरेडी क्या मेरे पास सॉल्व वर्किंग कर कैपिटल है चुके हैं। 4200, क्या मेरे पास टोटल एसेट्स है 3000। सो इमीडिएटली मैं यहाँ पे लिख लूंगा ओह गॉड। 4000 डिवाइड बाय 3200, जैसा कि यहाँ पे बोलोगे कि टोटल एसेट्स कितना है 3500। ओके, सो मैंने गलती से आई थिंक 3000 लिख दिया, नो प्रॉब्लम। सो इट इज 3500। ओके, नो, सो टोटल एसेट्स 3500 क्रॉस। सो मैंने देखा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल 4200, टोटल एसेट्स 3500। इमीडिएटली आई विल राइट हियर दिस 3500 डिवाइड बाय 4200 डिवाइड बाय 3500। राइट, बोलो बोलो, चल चल कितना आता है फटाफट कैलकुलेटर्स एवरीबॉडी। एंड इट इज 1.2। सो 1.2 into 1.2, आप ऐसे कैसे भी रख सकते हो 1.2 into 4200 डिवाइड बाय 3500 बाद में भी करने कर सकते हो, एंड आपको इधर सॉल्व करना है तो भी कर सकते हो। सो इक्वली 1.2 into 1.2 व्हिच इज 1.44। सो ये हो गया 1.44 टेकिंग इनटू अकाउंट दिस। ये हुआ पहला। दूसरा दूसरा क्या बोलता है, x2 क्या बोलता है भैया, x2 इज रिटेन्ड अर्निंग्स अपॉन टोटल एसेट्स। तो रिटेन्ड अर्निंग्स देखो मेरा कितना है, ओ मेरे पास तो यहाँ पे है रिटेन्ड अर्निंग्स लिखा हुआ। सो रिटेन्ड अर्निंग्स इज 800, टोटल एसेट्स इज 100, सो 0.32। ठीक है, थर्ड मेरा है दिया हुआ है टोटल एसेट 500, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन यस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी sales upon total assets, sales कितना है 8300 upon total assets is 3500 divide by what is the total assets, okay, total assets is 3500। so ऐड करता हूं 1.44 एक बार फटाफट आप लोग भी कैलकुलेट। इफ दिस क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है, अभी एमसीक्यू बेस्ड है तो एमसीक्यू क्या क्या टाइप का पूछ सकता है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। ऑल्टमैन जी स्कोर बोलता है 11.1, एनीथिंग अबाउट 2.99 इज डेफिनेटली एक्सेप्टेबल बिकॉज़ दैट शोस दैट वी आर सेफ। मोगैम्बो खुश हुआ, अगर मोगैम्बो खुश हुआ देन इन दैट केस एक गाना तो बनता है, क्या बोलते हो कमेंट में बताना कौन सा गाना सुनना है, नेक्स्ट टाइम पक्का वो तुम लोगों के साथ बजाऊंगा। खुशी होती है तो मैं कभी भी अपना गिटार लेके बैठ जाता हूं, बजाना नहीं आता है, गाना तो आता है, दिल पहला नशा पहला खुमा नया प्यार है नया गुलजार। चलो भाई अपन ऑल्टमैन जी स्कोर को पढ़ते हैं। आई थिंक दैट इज व्हाट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर मेड ऑफ यार। लाइफ कितना डल होता है ना, ये सब कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, ऑल्टमैन जी स्कोर 11.1 आ रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज़ मैं सेफ हूं। अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा वो ध्यान से सुनना। वो आपको क्वेश्चन में पूछेगा टेल अस समथिंग अबाउट x2, रिटेन अर्निंग अपॉन टोटल एसेट, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन टोटल लायबिलिटी, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, चलो डन विद दिस वी कंप्लीट ऑल्टमैन जी स्कोर। समझ लो आपका 8 से 10 मार्क आपके पॉकेट में आ गया है। एनालिसिस ऑफ कंप्यूटेड ऑल्टमैन जी स्कोर, कंपनीज विद अ z स्कोर ऑफ 3 और above आर कंसीडर्ड टू बी फाइनेंशियली साउंड विद अ स्कोर ऑफ 11.0.11.097 which is 11.1, it is firmly in the safe zone, hence investors can come comfortably, देखो, toss away their fears regarding bankruptcy। So that is how the whole system works। Got it? अब
अलग अलग कंपनीज है, से फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट फर्म हुआ, ठीक है, प्राइवेट फर्म के लिए थोड़ा सा कोएफिशिएंट अलग हो जाएगा और बाकी वर्किंग सेम रहेगा, बस कोएफिशिएंट अलग हो जाएगा। फिर कोई नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हेलो, कोई नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके लिए कोएफिशिएंट अलग हो जाएगा। तो ऐसा है, तो अगर कोई नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुई या अगर कोई प्राइवेट कंपनी, तो उनके लिए थोड़ा अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बाकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लिस्टेड कंपनीज के लिए ऑल्ट मैंने जो ये दिया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आई होप समझ में आ गया होगा। जब आएगा एग्जाम में और मार्क्स लेकर आओगे, याद करना मत भूलना, मेरी आवाज गूंजनी चाहिए। और ये फॉर्मूला जो इधर मैंने लिखा है इसको प्रॉपर्ली समझ लो, इसको प्रॉपर्ली समझ लो, ठीक है। अगर आपको बहुत एक्सटेंसिवली याद करना है तो एक टेक्निक दे रहा हूं, x1 x2 x3 x4 x5, और फिर यहां पे आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो सर, कि भाई अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हुई, हेलो, अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हुई तो उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1.2, ऑल ऑफ दैट। देन प्राइवेट कंपनी हुई तो उसका कोएफिशिएंट क्या है, और अगर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुई तो उसका कोएफिशिएंट क्या है। सो अगर ये जैसे प्राइवेट कंपनी है तो उसका कोएफिशिएंट है पहला वाला 0.717, तो ये 0.717 आ गया। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका 6.56। ऐसे पूरा चार्ट बना सकते हो एंड देन यू कैन मैनेज फॉर योरसेल्फ। बाकी सम अगर आया, फटाफट जो आपके पास रफ शीट होगा उसमें ये 5 चीज, ये जो 7 चीज है वो लिख लो, फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगा। फिर आपको जो एमसीक्यू पूछेगा यू विल बी इजीली एबल टू मैनेज इट विदाउट एनी हैसल्स व्हाटसोएवर। अच्छा एवरीबॉडी, Altman Z score. ओके देन, सो कैसा लगा आपको ये सेशन? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली शेयर इट विद समबडी जिसका एग्जाम बाकी है आने वाले कुछ दिनों में। ट्रस्ट मी, ये 20 मिनट्स विल मेक अ बिग डिफरेंस इन दैट पर्सन लाइक। तो सर की वीडियो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है, आई मस्ट से, बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने भी नहीं किया था। मैंने सोचा वीडियो भी चला देती हूँ, मैं भी कर लेती हूँ, तो हमारा भी काम हो गया। होप दैट यू हैव ऑल्सो डन द सेम। ऑलराइट, सो बाय फॉर टुडे एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। And thank you to sir as well. I'm promoting sir video as well, and I am also the aspirant, not a teacher. I'm not copying anywhere or anything of the sir steps. I just following sir video so that I can solve my question, and I'm recording the same so that everybody or every aspirant can do the same.